वेलकम फ्रेंड्स। सीआईबी यूट्यूब चैनल सीआईबी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको सीआईबी के जो पेपर 2 है बीएफएम के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या इसका स्टडी प्लान रहेगा आने वाले जो मई जून 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है। और इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जो भी हमारी यूनिट्स हैं ए बी सी डी, उनमें कौन कौन से सॉरी जो मॉड्यूल हमारे ए बी सी डी हैं उनके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स में कितना क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे कैसे हम उसकी तैयारी करेंगे, कितना कितना मार्क्स में उसमें नंबर आएगा, क्या क्या केस स्टडी उसमें पूछी जाएंगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। मैंने अभी फरवरी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है 6 फरवरी को, उसमें अपियर किया है। तो उसमें मेरे मार्क्स 82 आए हैं, जिससे इंस्पायर होके मैंने जो है ये वीडियो जो इस सीआईबी के लिए है ये चैनल प्रमोट किया है। और इस चैनल के थ्रू में जो है जो कैंडिडेट या तो पास नहीं कर पाए या अपने आने वाले एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, तो उनके लिए हेल्प के लिए मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा ऑल ओवर विद केस स्टडी। हर यूनिट्स में जो जो एग्ज़ाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, मेन मेन जो टॉपिक होंगे और जो केस स्टडी उसमें पूछी गई है, वो हर चीज़ मैं इस चैनल के थ्रू कवर करूँगा। स्पेशली मैं बीएफएम के ऊपर वर्क कर रहा हूँ अभी। आने वाले टाइम में मैं और सब्जेक्ट जैसे एबीएम और रिटेल बैंकिंग है उसके ऊपर भी वर्क करूँगा। तो आपको अगर बीएफएम में किसी भी रीजन से आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें। आपको किसी और बुक या और किसी स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बीएफएम को इतना आसान बना दूंगा कि आपके लिए 70 अबव नंबर लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब चैनल पे सीआईबी एक्सपर्ट के नाम से हमारा चैनल है। और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीआईबी एक्सपर्ट @CIB एक्सपर्ट पे आप ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं कि विद लेटेस्ट पैटर्न क्या क्या लेटेस्ट पैटर्न रहेगा, कितना क्या क्या इसमें लेटेस्ट पैटर्न है, क्या क्या केस स्टडी पूछी जा रही है, स्टडी प्लान कैसा रहेगा हमारा, इसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम इंटरनेशनल बैंकिंग जो हमारी यूनिट ए है उसके बारे में अच्छा शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। मई जून 2022 आपके लिए बहुत ही क्रुशियल टाइम है, क्योंकि आने वाले टाइम में सीआईबी जो है लेंथी हो जा रहा है। आई थिंक फोर या फाइव सब्जेक्ट जो है उसमें कवर करेगा। तो आपको अब की बार अगर मई जून में आप अपीयर होते हैं तो आपको ये IIABF मौका दे रहा है कि आप 3 एग्जाम में एक साथ निकालिए, ठीक है। या जिनका लास्ट चांस है बीएफएम के लिए, उनके लिए मैं स्पेशल ये वो लेके आया हूँ यूट्यूब चैनल पे, स्पेशल फैसिलिटी लेके आया हूँ कि मैं बीएफएम के ऊपर अभी वर्क करूँ। बीएफएम का मैं यूनिट टू यूनिट विद केस स्टडी आपको एक चैनल के अंदर, एक प्लेस के अंदर सारा कुछ आपको जो है केस स्टडी विद मटेरियल जो है लेटेस्ट जो मैंने फेस किया है, जो मैंने अपने मार्क्स लिए, जैसे मेरा स्टडी प्लान रहा है, वो सारा मैं आपके साथ धीरे धीरे जो है इस चैनल के माध्यम से शेयर करूँ। इसलिए मेरा ये यूट्यूब चैनल सीआईबी एक्सपर्ट का जो है अपने और साथियों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो जो नई वीडियो मैं इसमें अपलोड करूँ आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि सीआईबी का सिलेबस क्या है, क्या क्या इसमें टॉपिक कवर करने हैं हमने और क्या क्या कितने कितने मार्क्स का जो है पेपर पूछा गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ये यूनिट ए है हमारी इंटरनेशनल बैंकिंग। इंटरनेशनल बैंकिंग जो हमारी यूनिट है वो उसकी सबसे पहले जो यूनिट 1 है, जो चैप्टर 1 है, वो एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस है, ठीक है। इसमें इसमें क्या पूछता है कि सबसे पहले आपको फॉरेन एक्सचेंज क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। इसको इसको जो इसके रेट्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर इसको डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपका जो है मैं सबसे पहले उसके बाद मैं आपके रेट जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है, जैसे टर्म रेट है, आपका स्पॉट रेट है, ठीक है। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, या रेडी रेट है या फिर आपका फॉरवर्ड रेट है। तो इस तरह से मैं इसमें आगे जो है वीडियो क्रिएट करूंगा। या फिर आपका इसमें पूछता है कि मार्जिन या प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है एक्सचेंज स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट जो होता है ना वो T+1 2 डेज में होता है, तो इस उसके ऊपर मार्जिन और प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेट क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रॉस रेट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं इस तरह से जो है आपको थ्योरेटिकल प्लस
आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर से एक 5 नंबर की केस स्टडी पिछले 4 एग्जाम में, लास्ट 4 जो एग्जाम अटेम्प्ट कर चुका है ये ABF, उसमें पूछी गई है। टोटल इस चैप्टर से 7 टू 8 मार्क्स नंबर का पूछता है। तो ये हो गया फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर हो गया। उसके बाद आता है बेसिक ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव। इसमें हम जो फॉरेक्स डेरिवेटिव के फॉरेक्स एक्सचेंज के अंदर जो जो रिस्क फेस करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक्सचेंज रिस्क हो गया, ठीक है, और उसके बाद लिक्विडिटी रिस्क हो गया, या सेटलमेंट रिस्क हो गया। सेटलमेंट रिस्क के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह हम अलग अलग रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। जैसे CCIL हो गया, CCL क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में पढ़ेंगे, इसके फीचर पढ़ेंगे। या फिर डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट जैसे स्वैप, फ्यूचर और फॉरवर्ड और ऑप्शंस, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे जो है मैं वीडियो क्रिएट करता रहूँगा। तो ये चैप्टर जो है वो आपका 3 से 4 नंबर का रहेगा, थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। इन दोनों चैप्टर को अगर मैं मानूँ तो 10 से 12 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं लाइन बाय लाइन जो भी टॉपिक मैंने जैसे स्ट्रेटेजी से प्लान किया था, जैसे मैंने नंबर 82 नंबर मेरे आए हैं, उसके हिसाब से मैं आपको सारा स्टडी प्लान आपको साथ शेयर करूँगा। इसलिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। तो तीसरा तीसरा जो चैप्टर है वो है कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग और अनदर बैंकिंग। इसमें क्या क्या पूछते हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि जितने भी अदर्स बैंक है, चाहे फॉरेन में है, जो अदर्स बैंक हैं, चाहे वो फॉरेन में है, चाहे वो हमारे इंडिया में, इंडिया के बैंक हैं या फॉरेन के बैंक हैं, उन इंडिया के बैंक में फॉरेनर बैंक का या अदर अदर फॉरेन कंट्री में हमारे बैंक का जो रिलेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या सर्विस वो एक दूसरे को देते हैं। और जैसे कि नोस्ट्रो अकाउंट हो गया आपका, नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो, लोरो, इस तरह से इन अकाउंटों के बारे में चर्चा करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसफर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मोड है, जैसे चैप्स है, चिप्स है, नेफ्ट है, और RTGS होता है। RTGS के बारे में, इन सभी जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसफर है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं, ये सब्जेक्ट ये चैप्टर भी कम से कम 2 या 3 नंबर से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। CIB के BFM के सब्जेक्ट की एक खास बात है कि इसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। तो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। BFM को मैं इतना आसान बना दूंगा कि आपके लिए इजी हो जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 4 चैप्टर के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री लेटर LC क्रिएट करते हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट, व्हाट एंड टाइप ऑफ लेटर क्रेडिट, जैसे रिवोकेबल, इरिवोकेबल, या रेड क्लाउज या ग्रीन क्लाउज LC, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आपका इसमें पढ़ेंगे एक लेटर ऑफ क्रेडिट में कौन कौन होते हैं, जैसे एप्लीकेंट होता है, बेनिफिशियरी होता है, ठीक है, या एडवाइजिंग बैंक होता है, कन्फर्मिंग बैंक होता है। इन सब बारे में हम डिटेल बाय डिटेल में जो है आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। या फिर आपको इसमें एक और UCPDC 600 जो नॉर्म्स हैं, 600 नॉर्म्स हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, क्या क्या इसके आर्टिकल हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा आगे। और इनको टर्म्स होती हैं, जैसे FOB वगैरह, फ्री ऑन बोर्ड। तो इस बारे में मैं धीरे धीरे जो सारा ये इस चैप्टर में है वो सारा क्लियर करूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैप्टर भी 4 से 5 नंबर का आपका यहाँ से भी कवर होगा। तो डॉक्यूमेंट चैप्टर 4 हो गया। अब चैप्टर 5 के बारे में बात करते हैं, फैसिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्टर जो होते हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी है। IEC नंबर जैसे TGFT करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, या फिर EDF फॉर्म, सॉफ्टेक्स फॉर्म इसके बारे में पढ़ेंगे। PDF फॉर्म होते हैं जो, उसके बारे में, सॉफ्टेक्स फॉर्म हो गए उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस इसमें देखेंगे हम, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें सबसे जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस, जैसे एक्सपोर्ट में है पैकिंग, PCL जिसको बोलते हैं, पैकिंग क्रेडिट लाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पैकिंग क्रेडिट लाइन हो गया।
तो उसके बाद हम ईडीपीएमएस, ईडीपीएमएस होता है एक, उसके बारे में पढ़ेंगे। आईडीपीएमएस होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से इस चैप्टर के अंदर आपको आईसी ईडीएफ, ये जो एक्सपोर्ट फाइनेंस इंपोर्ट फाइनेंस, इस चैप्टर से एक केस स्टडी आती है दोस्तों। इस चैप्टर से एक मेनली केस स्टडी आती है, सॉरी इस चैप्टर से नहीं, अगले चैप्टर की बात करूंगा, वो फिफ्थ चैप्टर है, तो फैक्टरिंग हो गया, केस स्टडी। हाँ, इस चैप्टर से एक केस स्टडी आता है, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, प्री एंड पोस्ट शिपमेंट। तो इस केस स्टडी के ऊपर भी मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, तो हम उसमें जो है फिफ्थ चैप्टर कवर करेंगे। और ये सारा चैप्टर जो मैं आपको बता दूं, ये 5 से 6 नंबर के अंदर आता है। इसमें एक केस स्टडी भी पूछ लेता है डायरेक्ट, एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा, 5 से 7 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स आगे जो है 6 चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ ईसीजीसी। ईसीजीसी का जो है क्या क्या है इसमें, तो मैं बताऊंगा आपको। इसमें रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कोई एक्सपोर्टर हमारा इंडिया में एक्सपोर्टर है एक, वो एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्री में, तो जो जो उसके रिस्क हैं उसमें फॉरेन ट्रेड में, वो ईसीजीसी के फंक्शन क्या है, उसमें रोल क्या है, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, पॉलिसीज क्या बनाई हुई है, कैसे वो रिस्क कवर करता है, वो पढ़ेंगे। और उसके फंक्शन क्या है, फैसिलिटी क्या क्या देता है, ये पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो है हम क्लियर करेंगे कि ईसीजीसी कैसे हेल्प करता है एक्सपोर्टर को। आईडीपीएमएस मैंने जैसे बोला उसमें भी है, इसमें भी ईडीपीएमएस, इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद 7th चैप्टर है, रोल ऑफ एक्सिम बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया, फेमा एंड फेडाई एंड अदर्स। तो इस चैप्टर में हम आरबीआई के रोल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या रोल करता है वो, या कैसे वो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज पे कैसे कंट्रोल करता है, फॉरेन एक्सचेंज जो होती है वो उस पर कैसे कंट्रोल करता है, या फिर आरबीआई के क्या क्या नॉर्म्स हैं फॉरेन एक्सचेंज और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर, तो ये पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम इसमें फेमा एक्ट भी पढ़ेंगे। फेमा एक्ट क्या होता है, ठीक है, फेमा एक्ट हो गया 1998। फेडाई रूल्स पढ़ेंगे हम, फेडाई क्या होता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। और एक्सिम बैंक के रोल क्या है, जैसे एक्सिम बैंक हो गया, इसके रोल, फंक्शन और इसकी इसकी फैसिलिटी क्या क्या होती है इसके बारे में। और यहाँ पे हम फैक्टरिंग फॉरफिटिंग भी करेंगे, फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से ये जो लास्ट चैप्टर है इसमें से भी आपको 2 से 3 नंबर का होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये सारा का सारा फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट जो है, इससे आपको 28 से 30 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे विद केस स्टडी। और केस स्टडी पहले 2 चैप्टर से तो हमेशा पूछता ही पूछता है वो। इस पे फॉरेन एक्सचेंज पे जो क्रॉस रेट और सारा कुछ एक जगह मिक्स करके एक केस स्टडी बना के पूछता है हर बार। बहुत ही इजी केस स्टडी है। मैं आपको वो केस स्टडी भी कराऊंगा जो इसमें पूछी गई थी इस फरवरी एग्जाम में। मैंने सब मटेरियल तैयार किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपकी बात बीएफएम क्लियर करना। तो ये हो गए 7 चैप्टर इसके फर्स्ट मॉड्यूल के। तो 7 यूनिट्स हो गई हैं, तो 7 के 7 में से आपको 28 से 30 नंबर मिलेंगे। तो आगे बढ़ूंगा मैं मॉड्यूल बी के ऊपर। मॉड्यूल बी में जो है आपको आपके जो है लगभग 7 से 8 चैप्टर हैं। ठीक है, ये यूनिट का नाम ही रिस्क है, रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें भी पूरा रिस्क लेंगे हम। ये यूनिट ही 35 से 40 नंबर की आती है, तो इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल। सारा ही बीएफएम इस पे बेस है। तो इसी इसी यूनिट इसी मॉड्यूल से, जो मॉड्यूल भी है हमारा, इसी मॉड्यूल से सारा का सारा 35 से 40 मतलब सारा का सारी बीएफएम की पिक्चर फ्रेंड्स इसी से घूमती है। तो हम इसको छोड़ के रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ देंगे तो 35 से 40 नंबर मतलब हमारा 70 प्लस का टारगेट रहेगा स्कोर करने का, वो कैसे अचीव करेंगे। लेने तो 50 हैं, पर मैं 100 के 100 नंबर की तैयारी कराऊंगा आपकी, तब जाके आपके 70 प्लस नंबर आएंगे। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका जो चैप्टर है रिस्क एंड बेसिक मैनेजमेंट फर्क, इसमें हम पढ़ेंगे कि रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, और रिस्क के बारे में पढ़ लेंगे। रिस्क क्या है, उसके कैसे इसको मैनेज करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पढ़ेंगे।
उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो गया, और आपका रिस्क मेजरमेंट हो गया, रिस्क कंट्रोल करेंगे, और रिस्क प्राइसिंग कैसे करेंगे, रिस्क मिटिगेशन कैसे करेंगे। ये सब जो है हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो हम चर्चा करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इस चैप्टर में एक केस स्टडी पूछता है जो हर बार आती है। इस पूरे ही बीएफएम के पेपर में एक ड्यूरेशन नाम की एक केस स्टडी आती है, ड्यूरेशन बेस्ड। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी फरवरी एग्जाम में, क्या पिछले 4 एग्जाम में मैं ट्रैक कर रहा हूँ बीएफएम को। तो ड्यूरेशन की केस स्टडी हर बार पूछता है 5 नंबर में सीधा। तो ये भी मैं इसमें कराऊंगा। वॉलेटिलिटी के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, वॉलेटिलिटी के बारे में भी कराऊंगा। तो कुल मिला के इस चैप्टर से आपके 5 या 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मैं सारा इसमें ब्रीफ में और शॉर्ट में, जिसको कम समय लगे, तो आपको इसमें तैयारी कराऊंगा। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 9, रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस। रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस में क्या करेंगे कि जो रिस्क है वो अब बैंकिंग बिजनेस में क्या है उसके बारे में मेजर एड्स देखेंगे, जैसे बैंकिंग बुक हो गई, या आपकी ट्रेडिंग बुक हो गई, या आपकी ऑफ बैलेंस शीट हो गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद ऑल बैंक रिस्क, जैसे आपके लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, और आपका क्रेडिट रिस्क, और आपका मार्केट रिस्क, इन सब के बारे में हम जो है इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, कैसे कैसे वो बैंक जो है रिस्क फेस करते हैं, कौन कौन से बैंक में रिस्क हैं, ठीक है, कौन कौन से हेड मेजर हेड्स हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर से आपको 3 मार्क्स का आराम से मिलेगा। तो मैं अगले चैप्टर की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे मेन चैप्टर जो है इसका 10th चैप्टर है, जिसमें सारे अकॉर्ड्स आ जाते हैं बासल के, सारे अकॉर्ड आ जाते हैं, बासल 1, बासल 2, बासल 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस चैप्टर को 12 से 15 नंबर का मानता हूँ। 12 से 15 नंबर जो है इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में जैसे आपका चैप्टर 23 है, चैप्टर 24 है, चैप्टर 25 है, और चैप्टर 26 है, ये सारे चैप्टर भी इसके साथ साथ इस 10th चैप्टर में आपका कवर हो जाता है। तो कम से कम 12 से 15 नंबर का ये चैप्टर आराम से बनता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस सेकेंड मॉड्यूल का, बी का। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। बासिल 1 मैंने आपको बता दिया, जो कोड है उसके 3 कब आए हैं, कैसे, कौन कौन से कोड में कौन से रिस्क हैं, कैसे उसको, कि किस वजह से उसको आया, कौन कौन से कहाँ कहाँ मीटिंग हुई है, जैसे बासिल है, बासिल का क्या, क्यों लाना पड़ा इसको, वाई बासिल, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किस किस में कौन सा रिस्क है, किस रिस्क में कितने पिलर्स हैं बासिल के पिलर के लिए पूछ लेता है। 3 पिलर है ना इसके, तो उसके अलग अलग पूछ लेता है। पहला पिलर कौन सा है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जैसे सुपरवाइजरी रिव्यू है। तीसरा है उसका मार्केट डिसिप्लिन। तो ये सीरीज में ऑर्डर में पूछ लेता है कि कैसे कैसे है। और मैं उसके बाद जाऊंगा कि जैसे मेथड है, कौन कौन से, जैसे क्रेडिट रिस्क है उसको कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड हैं, जो कि स्टडी के रूप में पूछता है। इंडिया में कौन सा मेथड यूज होता है, मार्केट रिस्क क्या है, मार्केट रिस्क कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क में क्या है, कौन सा मेथड है इसका, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको मेजरमेंट करते हैं, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। तो इस बारे में हम सारा कुछ चर्चा करेंगे। इसी चैप्टर में हम आरडब्ल्यूए के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 5 नंबर का पूरा केस स्टडी आता है। CARAR, कैपिटल रिस्क एक्विटी, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशो जिसको बोलते हैं, जो मेनली बासिल इसी के बारे में बात करता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। टायर 1 टायर 2 कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे इसमें, टायर 1 टायर 2 कैपिटल। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी चैप्टर में 23, 24, 25, 26 ऑल 4 चैप्टर जो है आपके कवर हो जाएंगे। तो मैं इसको 15 नंबर का मान के चलता हूँ कि 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो हम ध्यान से करेंगे। और भी इसमें जो CCF है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर है, और CC ट्रिपल CF है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेयर कट भी इसी में इंक्लूड है, हेयर कट के ऊपर केस स्टडी आता है पूरा एक कई बार, ठीक है। तो एक्सपोजर बेस्ड केस स्टडी भी आता है, एक एक्सपोजर बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, और फंड बेस्ड। तो फंड बेस्ड के ऊपर भी हो गया, तो नॉन फंड बेस्ड के, तो इस तरह से रेटिंग बेस्ड भी आती है इसमें केस स्टडी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको मैं बता दूं। 10th जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम इसको छोड़ने की तो भूल कर ही नहीं सकते। इसको छोड़ेंगे तो रिस्क BFM को छोड़ेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th चैप्टर। आगे हम बढ़े 11th चैप्टर,
11 चैप्टर में हम मार्केट रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। मार्केट रिस्क क्या है, क्या क्यों होता है, क्या क्या इसके फैक्टर हैं, क्यों क्यों मतलब इसको कैसे देखा जाता है, इसका फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, मार्केट रिस्क का फ्रेमवर्क क्या है, ड्यूरेशन, जैसे इसमें क्या क्या चर्चा करेंगे। इसमें फिर एक ड्यूरेशन, तो आप मान लो कि ड्यूरेशन तो हर एग्जाम में आनी है, तो ड्यूरेशन बेस्ड जो केस स्टडी है वो आनी ही आनी है। और उसके बाद आपका इसमें जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो पूछेगा। अब की बात फिर पूछा हुआ था, ड्यूरेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने देखा। स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में पूछा हुआ था। तो बैक टेस्टिंग क्या है, बैक टेस्टिंग के बारे में पूछा हुआ था, बैक टेस्टिंग हो गया। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से भी आपके 3 नंबर का आराम से आपको मिलेगा। उसके बाद आता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में वही है कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है, कौन कौन से क्रेडिट रिस्क हैं, टाइप उसके पूछ लेगा। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा इसका फ्रेमवर्क क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसको। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रक्चर कैसे है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हो गई, एएलएम कैसे काम करती है। ठीक है, तो उसके बाद इसके मेथड देख लेंगे, क्या क्या मेथड है इसमें, इसको कैलकुलेट करने के। जैसे स्टैंडर्डाइज अप्रोच इंडिया में यूज होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी केस स्टडी भी मैं कराऊंगा आपको, जो 5 नंबर में पूछ लेता है कई बार। आपका इसमें अल्टमेंस मॉडल आता है एक, उसका बिल्कुल इजी है, उसके बारे में पूछता है 5 नंबर में। तो हो सकता है आपका इसमें मेथड पूछ ले कि क्रेडिट रिस्क को स्टैंडर्डाइज अप्रोच है उससे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूछ ले। हो सकता है इसको अल्टीमेट। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। रेटिंग बेस्ड एक बहुत सिंपल आता है कि ट्रिपल ए से कैलकुलेशन आती है बस सिंपल, तो उसके बारे में भी मैं केस स्टडी तैयार करूँगा, अपलोड करूँगा इसमें। तो इस तरह से जो ये चैप्टर है इसमें भी 5 से 6 नंबर का आपको आराम से मिलेगा। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। मैं कह तो रहा हूँ कि ये सारा का सारा जो मॉड्यूल है वो रिस्क से भरा हुआ है। ठीक है, तो ऑपरेशनल रिस्क में क्या है, क्या सभी में पूछेगा क्या है ऑपरेशनल रिस्क, इसके टाइप कौन कौन से हैं, क्यों, इस क्या रीजन है, फ्रेमवर्क क्या है, और कैसे इसको मिटिगेट करते हैं। तो मिटिगेट मेजर कैसे करते हैं, इसके भी 3 मेथड हैं। बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। केस स्टडी इसके ऊपर मैं बनाऊंगा आपकी, क्या कैसे कैसे इसमें केस स्टडी में पूछा गया था। आपकी बार भी ये केस स्टडी आई थी कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के ऊपर, बेसिक इंडिकेटर का कैसे RWA कैलकुलेट होगी या CRA कैसे कैलकुलेट करेंगे हम बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के द्वारा, RWA कैसे कैलकुलेट होता है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद आता है 13 चैप्टर में आपको 3 से 4 नंबर का आराम से मिलेगा। उसके बाद 14 चैप्टर जो आता है, 14 चैप्टर के बारे में लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये इसमें लिक्विडिटी रिस्क क्या है ये पूछेगा, है टाइप इसके पूछ लेगा, प्रिंसिपल है इसमें 19 प्रिंसिपल है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फ्रेमवर्क पूछ लेगा। एक इसमें रेशो बेस्ड केस स्टडी आती है जो अब की बार फरवरी 2022 में केस स्टडी पूछी गई थी पूरे 5 नंबर की, कोर कोर जो डिपॉजिट है उसका टोटल एसेट से रेशो बताइए, अगर ये हाइयर होगी तो ये बेटर होगी, या ये लो होगी तो क्या होगा। तो ऐसे करके 5 क्वेश्चन इजिली क्वेश्चन पूछे थे जो कि बिल्कुल आसान है। मैं आपको सारा का सारा जो फरवरी 2000 या लास्ट 4 एग्जाम में जितना जितना जैसे जैसे पूछा गया है ना, तो मैं उसकी केस स्टडी से लेके आपको थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा BFM। आप बस मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो आपके लिए BFM मई जून में जो है बहुत आसान होने वाला है। बासेल 3 फ्रेमवर्क तो मैंने बताया इस जो चैप्टर में है, 14 चैप्टर के साथ साथ आपका 28 चैप्टर भी फ्री में कवर होगा। मतलब ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं, बिल्कुल सेम चैप्टर हैं, सेम टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 चैप्टर जो है यहाँ आराम से आपको 3 से 4 नंबर का आराम से मिलेगा आपको। तो मैं बता देता हूँ। तो 15 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 15 चैप्टर जो है वो बासेल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी रिस्क है। तो जो 15 चैप्टर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, RBI ने अभी ऐड किया है इसमें, एक LCR होता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो। वो उसकी केस स्टडी आई थी एक पूरी की पूरी दिसंबर 2020 में। ठीक है, LCR बेस्ड एक पूरा केस स्टडी आएगा आपको। इससे केस स्टडी बेस्ड कहीं भी आपको कुछ नहीं मिले, कहीं भी कोई मटेरियल नहीं दिया है, मैकमिलन की बुक में भी कुछ नहीं है।
तो मैं इससे बेस्ड भी एक केस स्टडी कराऊंगा आपके ऊपर। एक NSFR आता है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशो, ये भी नया ऐड हुआ है अभी फीचर एक बासिल 3 में, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। तो ये जो 14, 15 और 28, 14, 15 और 28 चैप्टर हैं, ये तीनों आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। तो हमें 28 अलग से करने की जरूरत नहीं है, अगर 28 करेंगे तो 15 करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये तीनों चैप्टर से आपको आराम से 5 से 6 नंबर का आपको पेपर मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो रिस्क मैनेजमेंट की जो मॉड्यूल बी है, जो रिस्क मैनेजमेंट की मॉड्यूल बी है, वो 35 से 40 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे विद केस स्टडी। ज़्यादातर केस स्टडी इसमें यही आता है कि क्रेडिट रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेशनल रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है LCR, क्या है लिवरेज रेशो, क्या है रेशोज, क्या है रेशो बेस्ड केस स्टडी पूछ लेता है। तो मैं सारा कुछ इसमें आपको यहाँ पे आपको सब कुछ कवर कराऊंगा विद एग्जांपल, विद केस स्टडी, यूनिट टू यूनिट, चैप्टर टू चैप्टर, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मॉड्यूल सी के अंदर, BFM के मॉड्यूल सी के अंदर। तो ये सारा मॉड्यूल सी है जो ट्रेजरी मैनेजमेंट के ऊपर है, ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जो 16 चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट करेंगे। तो इसमें ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में हम करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में आपको फंक्शन बताऊंगा ट्रेजरी के में क्या होगा उसमें। ठीक है, फंक्शन हो जाएंगे। उसके बाद आपका रोल क्या है ट्रेजरी का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है उसका, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा इसमें इंटीग्रेटेड ट्रेजरी क्या होती है, कैसे इसका ग्लोबलाइजेशन होगा। तो इसको कुल मिला के मैं आपको इस यहाँ से 4 नंबर कवर कराऊंगा। तो यहाँ से 4 नंबर का पूछता है फ्रेंड्स, इसमें ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार यहाँ से 2 नंबर का पूछ लेगा, इस चैप्टर से 4 नंबर का पूछ लेगा। तो अंदाजन जो मैंने पिछले 4 एग्जाम, जो लास्ट 4 एग्जाम कंडक्ट कराए हैं दिसंबर 2019 से लेके अब तक, तो उसमें मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ, तो उसमें 3 से 4 नंबर का यहाँ से आराम से पूछ रहा है। तो सबसे आसान टॉप यूनिट मॉड्यूल है इस BFM का। तो यहाँ से हमें 20 से 22 नंबर आराम से आपको मिलेंगे थ्योरेटिकल बेस, प्लस एक आधी केस स्टडी भी आ जाती है। तो आगे बढ़ेंगे हम 17 चैप्टर के अंदर। तो वहाँ ट्रेजरी प्रोडक्ट है। ट्रेजरी प्रोडक्ट में आपसे सारे ट्रेजरी प्रोडक्ट पूछ लेगा, जैसे स्वैप्स क्या होता है, ठीक है, स्पॉट रेट क्या होता है, स्पॉट ट्रेड जिसको बोलते हैं, रेट तो फॉरेन एक्सचेंज में होता है, तो यहाँ स्पॉट ट्रेड कैसे होती है, मनी मार्केट क्या है, टी बिल क्या है, CMP पे पूरा एक केस स्टडी आया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे पूरा केस स्टडी, टी बिल पे 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए थे पूरे के पूरे यहाँ से। मतलब कहने का ये चैप्टर जो है 7 से 8 नंबर का है यहाँ पे ट्रेजरी प्रोडक्ट। टी बिल है, यहाँ CMP है, CP है, अभी CP का जो है CD है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट कमर्शियल पेपर है। तो इन सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी चेंजेस भी हुए हैं रिसेंटली इसमें, तो वो भी मैं सब आपको अपडेट के साथ जो है बताऊंगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम सारे प्रोडक्ट जो ट्रेजरी प्रोडक्ट है, स्वैप हो गया, ये आपका मनी बिल्स हो गए, कैश मैनेजमेंट बिल हो गए, कौन इशू करता है इनको, कौन इशू कर सकता है, कैश किस फॉर्म में इशू कर सकता है, कितनी अमाउंट का इशू कर सकता है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। तो उसके बाद आता है 18 चैप्टर, फंडिंग एंड रेगुलेटरी एसेप्ट। तो इसमें आपका जो है CRR बेस्ड स्टडी पूछ लेता है कि ये, क्योंकि फोर्टनाइटली CRR मेंटेन करनी पड़ती है ना, उससे बेसिक केस स्टडी है, वो भी मैं आपको कराऊंगा इसमें। SLR क्या होती है, लैफ लिक्विडिटी फैसिलिटी कैसे RBI रेगुलेट करता है, और RTGS, NEFT, या ये जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड है जो, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो इस प्रकार इसके 18 चैप्टर से आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से मिलेगा, क्योंकि हमें एक एक नंबर को छोड़ के नहीं चलना है, हमें शॉर्ट में भी पढ़ना है और ब्रीफ में भी पढ़ना है। तो मैं आपको आपके लिए एक जगह ही सारा कुछ आपका कवर करा दूंगा, सॉरी कवर करा दूंगा। तो आपको कहीं और जाने की, भटकने की कोई जरूरत नहीं है। BFM आपके लिए आसान है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, मैंने लास्ट 4 एग्जाम में देखा है IIBF ने कोई 40 से 50 की रेंज बना दी है, बस इससे पार निकलना मुश्किल है। क्योंकि पेपर जो मैकमिलन की बुक है उससे पता नहीं कहाँ से आता है। तो जो जहाँ से मैंने रिसोर्सेज से अपना डाटा इकट्ठा किया है वो सब मेरे पास है, उसको मैंने बस जस्ट आपको डिलीवर करना है। तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है आप जुड़े रहिए मई जून 2022 तक। तो आपके जो है आप मेरा 100% एक्यूरेसी के साथ 100% रिजल्ट लेने की
रिजल्ट लेकर आने की जो है पूरा, उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों मेरी मोटिवेशन के लिए आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँ, और ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो मैं 19वें चैप्टर के ऊपर आता हूँ, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे 9th चैप्टर में आपके सुपरविजन कंट्रोल ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात आ गई, तो सुपरविजन की बात आ गई। तो सुपरविजन कैसे करेगा इसमें, जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या जो भी है, कैसे सुपरविजन करेंगे, इसके ऊपर कंट्रोल कैसे होगा ट्रेजरी के ऊपर, लिमिट्स लगाएंगे, लिमिट्स की बात करेंगे, स्टॉप लॉस लिमिट होती है, डे लाइट लिमिट होती है, डीलर लिमिट होती है। इन सब के बारे में धीरे धीरे जो है इसमें हर टॉपिक पे चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ये चैप्टर भी, जैसे रिस्क कौन कौन से हैं, मैनेज कैसे करने हैं, रिस्क कौन कौन से हैं मैनेज करने, जैसे वॉर, वैर बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एक या दो। वैल्यू एट रिस्क के बारे में, ड्यूरेशन, फिर ड्यूरेशन आ गया इसमें भी। तो ड्यूरेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके 5 नंबर का पूरा एक आया हुआ था आपकी वर्क स्टडी। तो मैं बताऊंगा वैल्यू एट रिस्क के ऊपर भी एक नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है आपकी बात, तो इसके बारे में हम, तो मैं इस यूनिट को 2 से 3 मार्क्स देता हूँ, कि 2 से 3 यहाँ इस चैप्टर से आराम से आ जाए। अब उसके बाद आता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे 4 प्रकार के डेरिवेटिव प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, फ्यूचर और फॉरवर्ड। जैसे फ्यूचर बताऊंगा मैं आपको, ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है, एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता, सारा मैं फंडे क्लियर करूंगा आपके। स्वैप क्या है, ऑप्शन क्या है, ठीक है, तो इन सब के बारे में। दिसंबर 2019 में एक ऑप्शन के ऊपर पूरा का पूरा 8 नंबर का केस स्टडी था, जिस जो कि उस टाइम जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे उनसे ज़्यादातर कैंडिडेट इसको अवेरी ही थे। पूरा का पूरा दिसंबर 2019 में जो है पूरा 6 7 से 8 नंबर के ऊपर केस स्टडी आया हुआ था। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा क्लियर एंड कट, मतलब सब कुछ आपको मेरे चैनल पे हर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, सिलेबस विद केस स्टडी लेटेस्ट। तो 20 चैप्टर के बारे में बात करूंगा, 3 से 4 नंबर, अगर केस स्टडी पूछ लेगा तो 5 से 6 नंबर का हो जाएगा, मतलब 3 से 5 नंबर कहीं नहीं गए आपके यहाँ से। तो ये हो गया। अब इसका ट्रेजरी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एक 21 चैप्टर है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एएलएम का रोल क्या होता है, एएलएम के फंक्शन क्या है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जो है, और पॉलिसीज कैसे करता है, वो फंक्शन कैसे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको 1 से 2 नंबर आराम से मिलेंगे। तो पूरा का पूरा जो मॉड्यूल सी है वो पूरे 20 22 नंबर आपको यहाँ से इजीली मिलेंगे। एक केस स्टडी यहाँ पे पूछता है सीआरआर या ऑप्शन बेस्ड, तो आराम से ये आप कर लोगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी आपको इसमें पूरा का पूरा केस स्टडी जितनी पूछी गई है अब तक के पेपर में, लास्ट के 4 पेपर में, तो मैं आपको आराम से कराऊंगा। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे लास्ट मॉड्यूल डी के बारे में, जो कि ये भी 18 से 20 नंबर की यूनिट है। लगभग ये इस यूनिट का बी यूनिट, सॉरी मॉड्यूल बी से लगभग मेल है। यहाँ पे ज़्यादातर चैप्टर जो है हमारे 10th चैप्टर में, जो 10th चैप्टर है उसमें कवर हो जाते हैं, पर फिर भी हम इस मॉड्यूल डी के बारे में करेंगे। तो सबसे पहला इसमें चैप्टर आएगा कंपोनेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, बैलेंस शीट कैसे होते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, बैलेंस शीट के कंपोनेंट के बारे में, एसेट लायबिलिटी क्या है, ठीक है, एसेट लायबिलिटी हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हम कोई भी, जैसे रॉ मटेरियल्स को बेच के जो पैसा होगा, या एक्रूड इंटरेस्ट, हाँ एक्रूड इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन से प्रॉफिट एंड लॉस के किस हेड में रखेंगे, एसेट में रखेंगे या फिर कहाँ रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। इनकम और एक्सपेंसेस क्या क्या है उसको पूछ लेगा, एएलएम इसमें आ जाएगा। और इसमें एक केस स्टडी भी बना के पूछ लेगा आपसे, एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर, ये केस स्टडी भी बना के पूछ सकता है कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, पर मैं हर चीज़ आपको इस चैनल के द्वारा आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इस यूनिट से भी आपका 4 से 5 नंबर का आराम से मिलेगा। उसके बाद आता है बैंकिंग रेगुलेशन ऑन कैपिटल। तो बैंकिंग रेगुलेशन कैपिटल, ये जो है हम सीआरआर वगैरह जो है सब 10th चैप्टर में कवर कर लेंगे। मैंने बताया था आपको, यहाँ कोई जरूरत नहीं है बार बार पढ़ने की। ये भी 24th चैप्टर भी आपका 10th में कवर हो जाएगा, ठीक है। सुपरवाइजरी रिव्यू के बारे में भी वहाँ पढ़ेंगे थोड़ा, मैं बनाऊंगा जो जो इसमें होगा, अगर वहाँ कवर नहीं होगा तो यहाँ से जो मटेरियल रहे, जो भी स्टडी मटेरियल रह गया होगा तो मैं यहाँ कवर कराऊंगा। पर बाकी ये 10th चैप्टर में ऑलरेडी
कवर कर चुका था। पिलर 3 भी वहाँ हम पढ़ेंगे बासेल में, यहाँ भी पढ़ लेंगे। जो इसमें रह गए और उसमें उसमें और इसमें जो रह गए वो मैं कवर कराऊंगा आपको, ठीक है। 27 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ये एनपीए बेस्ड है कि एनपीए कब होता है, स्टैंडर्ड अकाउंट कब बन जाता है, सब स्टैंडर्ड कब होता है, डाउटफुल कब होता है, 1 2 3, तो डाउटफुल 1 2 3 ये कैसे होता है, ठीक है। इस पे प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या क्या हैं, लेटेस्ट प्रोविजनिंग नॉर्म क्या है। एक केस स्टडी पूछी गई थी आपसे सितंबर 2021 में। सभी कैंडिडेट उसमें जो है परेशान थे, सबने 4 से 5 हज़ार लगभग मेल की थी। 4 से 5 हज़ार जो है मेल कर दी थी आईएमए के ऊपर, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। वो केस स्टडी के बारे में मैं चर्चा करूंगा आपको। और जो भी प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैं या पीसीआर है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशो है, कैसे कैलकुलेट करते हैं पीसीआर के बारे में बताऊंगा केस स्टडी आपको। तो मैं हर चीज़ आपका साइड बाय साइड सब कुछ कवर करूंगा विद चैप्टर के। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आपका जो है आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम जब भी कंडक्ट कराएगा मई जून 2022 में संभावना है होने की, अगर कोरोना वायरस की जो है कोरोना वायरस अगर बीच में ना आया तो जून 2022 में आराम से कंडक्ट हो जाएगा। तो हम इस चैप्टर को अगर माने तो 5 से 6 नंबर आपके आराम से कवर हो जाएंगे। उसके बाद लिक्विडिटी मैनेजमेंट हम 14 चैप्टर में कवर कर चुके होंगे ऑलरेडी। पर यहाँ भी वो बता रहा हूँ कि एक रेशो बेस्ड केस स्टडी आपकी बात पूछी हुई है। रेशो बेस्ड जैसे टोटल मैंने बताया आपको कि करंट लाइबिलिटी को टोटल एसेट से डिवाइड करके ये हाइयर होगी तो कैसा होगा, डाउन होगी, लोअर होगी तो बेटर होगी कि नहीं। इस बेस में पूरे 5 नंबर का एक केस स्टडी आया हुआ था, तो मैं आपको ये भी कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट आपको इसमें कराया जाएगा। तो जो 28वां सॉरी 29 चैप्टर है आपका। जैसे अभी मैं बता दूं आपको लिक्विडिटी, जैसे 28 चैप्टर था, इसमें एक स्ट्रोक बेस्ड अप्रोच भी आती है। एक मेथड स्ट्रोक अप्रोच मेथड आता है, एक फ्लो अप्रोच मेथड होता है। तो अब की बार जो पेपर में आया था वो स्ट्रोक अप्रोच मेथड आया, रेशो बेस्ड जिसको बोलते हैं वो स्ट्रोक अप्रोच मेथड आता है। वो पूरा 5 नंबर का आया हुआ था। और जबकि इंडिया में फ्लो बेस्ड अप्रोच जो है मेथड कैलकुलेट होता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट के ऊपर, तो वो इंडिया में यूज होता है। बट फिर भी हमें स्टॉक क्या हर चीज मैं कह रहा हूँ कि हर चीज हम कवर करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बीएफएम के जो आने वाले एग्जाम है। तो आपको पूरा मटेरियल विद केस स्टडी आपको एक ही जगह मिलेगा। इसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल से बस जुड़े रहें, लो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट क्या है, टाइप्स क्या है इंटरेस्ट रेट के, और गैप, जैसे टाइप्स क्या है, गैप और मिसमैच रिस्क होता है, पूछा हुआ था अब की बार। यील्ड रिस्क क्या होता है, यील्ड रिस्क के बारे में, ड्यूरेशन, फिर इसमें ड्यूरेशन आ गया। तो ड्यूरेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो हो गया केस स्टडी। ड्यूरेशन के बारे में तो पूछता ही है, यहाँ भी ड्यूरेशन आ गया। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन गैप क्या है, ऐसे ये सब कैलकुलेट करना मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए अलग से केस स्टडी की एक वीडियो भी बनाऊंगा, चैप्टर में भी क्लियर कराऊंगा एवरीथिंग आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के। तो लास्ट चैप्टर जो है आपका आरएओसी। जैसे मैं 29 चैप्टर की बात करूं तो आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर का आराम से मिलेगा। लास्ट चैप्टर है RAROC, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल की आपको कोई बिजनेस करना है तो वो उसमें रिस्क को एडजस्ट करते हुए रिटर्न भी लेके आनी है। इस बेस्ड जो है ये चैप्टर है। प्रॉफिट प्लानिंग आपको कैसे करनी है, एक्सपेंसेस कैसे देखने हैं, क्या उसमें मतलब एक्सपेंसेस और इनकम को ध्यान में रखते हैं आपको प्रॉफिट मैनेज करना है, ये पढ़ेंगे हम। आपका इसमें रिस्क कैपिटल भी पढ़ेंगे, एक RAPM होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, केस स्टडी इस पे भी पूछ सकता है। वार यहाँ पे होती है, वैल्यू एट रिस्क भी यहाँ जो होती है, ठीक है। इस बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर का खुला। तो ऐसे करके मैंने आपको जो है सारा का सारा बीएफएम का जो पेपर है सीआईबी का, तो उसके बारे में चर्चा कर दी है। दोस्तों मैं आप बताऊंगा कि आप अगर मेरे चैनल से जुड़े रहे, आप अगर मेरी वीडियो को भी फॉलो करते रहे चैप्टर वाइज विद केस स्टडी, तो आपके लिए बीएफएम इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि जो मेरा जो सीआईबी एक्सपर्ट यूट्यूब के ऊपर चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल जो बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो जो है मिलती रहें। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरा सीआईबी एक्सपर्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आपको वहाँ पे न्यू डेट्स देता रहूँ। या आपको जो भी किसी भी टॉपिक्स के ऊपर जो मैथ से छूट गया है उसके ऊपर आपको स्टडी चाहिए तो आप वहाँ पे
जाके मेरे को बता सकते हो। ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इंस्पायर हो सकूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।